गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन पार्ट टू। पिछले लेक्चर में जो हम लेके चले थे पिछले वीडियो में दैट वाज कॉम्पिटेंसी नंबर 3.1, आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज, रेस, सेक्स, स्टेचर। उसके बाद में हमने पढ़ा स्कार्स, टैटूज। अब हम जो आगे लेके चलेंगे दैट इज कॉम्पिटेंसी नंबर 3.2 एंड दैट इज आइडेंटिफिकेशन पार्ट टू। इसके अंदर हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन बाय मींस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री, डेक्टाइलोग्राफी, एंड देन आइडेंटिफिकेशन बाय मींस ऑफ अदर मेथड्स लाइक सुपरइम्पोजिशन, चीलोस्कोपी, पैलेटोस्कोपी एंड ऑल। तो सबसे पहले हम एंथ्रोपोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सर अल्फोंसो बर्टिलन ने। इनका प्रिंसिपल क्या था कि 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद में बॉडी के मेजरमेंट्स जैसे कि पाम लेंथ, फुट लेंथ, आर्म लेंथ, ये सब चेंज नहीं होती। इसके बेसिस पे इन्होंने इसको यूज करके क्रिमिनल्स का आइडेंटिफिकेशन करना शुरू किया। ये बात तो सही थी कि एक इंसान की 21 ईयर्स ऑफ एज के बाद में कुछ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स या बर्टिलन मेजरमेंट्स चेंज नहीं होती, लेकिन दो इंडिविजुअल्स में तो सेम हो सकती है। इस वजह से इस स्टडी को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया गया किस सिस्टम से? डेक्टाइलोग्राफी या गैल्टन सिस्टम से। फिंगरप्रिंटिंग, डेक्टाइलोग्राफी या गैल्टन सिस्टम ये मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इवन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से भी ज़्यादा रिलायबल डेक्टाइलोग्राफी को माना जाता है। द रीजन बीइंग कि ये आइडेंटिकल ट्विंस में भी सेम नहीं होता है। सेकेंड मोस्ट रिलायबल मेथड डेंटल आइडेंटिफिकेशन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके बारे में आपके ऑल इंडिया में तीनों चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? सर विलियम हर्शल ने। पहले स्टडी किसने की, सिस्टमेटाइज किसने की, डेवलप किसने की और पब्लिश किसने की? तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। इन्होंने 1892 के अंदर एक बुक छापी थी जिसका नाम था फिंगरप्रिंट्स। और ये कहाँ पे लिखी थी इन्होंने? राइटर्स बिल्डिंग के अंदर पहला फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो स्टैब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट फिंगरप्रिंटिंग ब्यूरो के बारे में आपके पास क्वेश्चन आता है, कैलकाटा के बारे में क्वेश्चन आता है, 1892 इंडिया में हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। सर फ्रांसिस गैल्टन के बारे में क्वेश्चन आता है। इसके बाद ये पूछा जाता है आपसे सबसे पहले यूज किसने किया था इसको? तो यूज किसने किया था? सर एडवर्ड हेनरी ने। उन्होंने हेनरी क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था रिजेस के बेसिस पे और बाकी सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे। और इसकी रिवाइज स्टडी को अपनी बुक में पब्लिश किया था, उसको बोला था हेनरी क्लासिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट यूज बाय, तो द आंसर विल बी सर एडवर्ड हेनरी। इन्वेंटेड बाय, सिस्टमेटाइज्ड एंड पब्लिश्ड बाय और फर्स्ट यूज बाय, तो ये तीनों अलग अलग चीजें हो गई। इसके बाद फिंगरप्रिंट्स क्या होता है? देखो, आपकी ये स्किन है, ये आपकी स्किन है, मतलब एपिडर्मिस हो गई। इसके बाद में एपिडर्मिस के नीचे होती है डर्मिस। डर्मल रिजेस होती हैं जो कि एपिडर्मिस पे इंडेंटेशन देती है। और इन इंडेंटेशन जो कि पूरी स्किन पे यूनिफॉर्म होती है, उनके पैटर्न के बेसिस पे स्टडी की जाती है। उसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स या डेक्टाइलोग्राफी। अब अगर आप इस फिगर में देख सकते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक फिंगरप्रिंट है और इस पे 1 से लेकर 34 तक अलग अलग क्राइटेरियाज डिस्क्राइब्ड है। अब इसमें क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं? जैसे कि रिजेस है, पोर्स है, स्टार्ट ऑफ रिज है, एंड ऑफ रिज है, कहाँ पे डेल्टा बन रहा है, कहाँ पे कोर बन रहा है। इसके बेसिस पे फिंगरप्रिंट्स में अलग अलग पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स अलाइक नहीं होते। इसको बोलते हैं हम क्वेटलेट्स रूल। नो टू हैंड्स आर अलाइक। नो टू हैंड्स का मतलब ऐसा नहीं राइट हैंड लेफ्ट है, नहीं नहीं। नो टू हैंड्स आर अलाइक का मतलब है कि दो इंडिविजुअल के हैंड्स सेम नहीं होते। ठीक है? किस पे डिपेंडेंट होता है ये डिपेंडेंट होता है एक तो जेनेटिक्स पे। और सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस के भी सेम नहीं होते फिंगरप्रिंट। इसका मतलब है कि कई अदर अननोन फैक्टर्स पे भी फिंगरप्रिंट्स डिपेंडेंट होते हैं। अब ट्विंस की बात आ रही है आपके, हर बार, बहुत बार आती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने सोचा एक ही जगह पे इस चीज को क्लब कर दे कि आइडेंटिकल ट्विंस को आप किस चीज से डिफरेंशिएट करोगे। तो आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है डेक्टाइलोग्राफी, सबसे इजीएस्ट। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स है जो कि अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लब करके रख दिया है। सेकेंड इज आइरिस स्कैनिंग। आपकी जो आइरिस होती है, इसके वस्कुलेचर और इस पे पैटर्न्स के बेसिस पे, कलर्स के बेसिस पे, इंफ्रारेड लाइट के एमिशन के बेसिस पे आपकी स्कैनिंग होती है। ये मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा रगोस्कोपी। रगोस्कोपी क्या होती है? पैलेट के इंटीरियर 1/3 पे आपके रिजेस होते हैं, उन रिजेस के पैटर्न के बेसिस पे आप आइडेंटिकल ट्विंस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए आइडेंटिकल ट्विंस किन बेसिस पे डिफरेंशिएट होंगे, तो ये यहाँ पे हमने क्लब करके रख दिया। अगर कोई और भी स्टडी ऐसी मिलती है, आपको कहीं और मिलता है, तो आप इसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिए।
ठीक है, तो अब इसमें आपके क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, पूरे पूरे पेज से क्वेश्चन आए हुए हैं, सब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का है। बर्टिलन सिस्टम पे क्वेश्चन है, इसके बाद में सर विलियम हर्शल पे क्वेश्चन है, मोस्ट रिलायबल मेथड पे क्वेश्चन है, फ्रांसिस गाल्टन पे क्वेश्चन है, कैलकाटा 1892 फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो, राइटर्स बिल्डिंग, इसके बाद फर्स्ट यूज बाय, ये क्वेश्चन है। डर्मल रीजेस के बेसिस पे फिंगरप्रिंट आपके बनते हैं, इस पे क्वेश्चन है। 12 to 16 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ पे ये फर्स्ट फॉर्म होने शुरू होते हैं और अराउंड 6 मंथ पे कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब अराउंड 3 to 4 मंथ पे ये बनना शुरू होते हैं और उसके बाद 6 मंथ पे ये कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं इंट्रायूट्राइन लाइफ पे और फाइनली पूरी लाइफ भर अनचेंज रहते हैं। क्वेटलेट रूल्स पे आपके क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके आने वाला क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद आपके फिंगरप्रिंट है, हमने बोला कि लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं होते, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जिनमें या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फिर टेम्परेरीली मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको मधुमक्खी ने काट लिया या स्वेलिंग आ गई, तो इन दैट केस पैटर्न चेंज नहीं होगा लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा रिकेट्स, एग्रोमेगैली, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इनमें भी डिस्टेंस बिटवीन रिजेस, मतलब जो डर्मल रिजेस होती हैं उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा यही सारे डिजीजेज हैं, जैसे सीलियक डिजीज पर क्वेश्चन आया हुआ है। एक ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है कैपेसिटाबीन, इस पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। परमानेंट मॉडिफिकेशन किस पे है, लेप्रेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार क्वेश्चन में तीनों दे दिए थे और उसके बाद में एक एक्सक्लूसिव आपसे पूछा था कि इस केस में परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है या नहीं होता है। फिंगरप्रिंट्स एब्सेंट किस में होते हैं, ये सब आपके क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं हम टाइप्स और फिंगरप्रिंट पे। 4 टाइप के फिंगरप्रिंट होते हैं आपके, लूप, रोल्स, आर्चेस और कंपोजिट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये जमा दिया कितनी पॉपुलेशन में लूप्स मिलते हैं, कितनी पॉपुलेशन में रोल्स मिलते हैं एंड सो ऑन। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, आपके कोर एंड डेल्टा पार्ट। जैसे ये लूप है, इसके अंदर एक कोर है और एक डेल्टा है। आपका जो आर्क है उसके अंदर न कोर है ना डेल्टा है। आपके रोल के अंदर एक कोर है और 2 डेल्टा है। कंपोजिट के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोर होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेल्टाज होते हैं। आप काउंट नहीं कर सकते, हो सकता है एक ही उसमें 3 से 4 हो सकता है उससे ज्यादा हो। इनफाइनाइट का मतलब अनप्रिडिक्टेबल, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद लूप में भी 2 टाइप के होते हैं, रेडियल लूप और अल्नर लूप। आर्क के अंदर 2 पैटर्न होते हैं, प्लेन आर्क और टेंटेड आर्क। इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट्स को आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, देखो आपने देखा है ना, अगर आपने कभी भी कोई एग्जाम वगैरह दिया होगा तो आपसे बोलते हैं थंब प्रिंट लेके आओ। तो थंब प्रिंट में क्या होता है कि इंक पैड होता है, उसके उसके ऊपर आप थंब रखते हो और फिर पेपर पे लगा देते हो। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट। लेकिन इसमें भी एक तो होता है आपने सिर्फ इतना सा लगाया और आपका फिंगरप्रिंट हो गया, दूसरा आपने लगाया और फिर उसके बाद साइड बाय साइड रोल किया। इससे क्या होता है, आपके फिंगर का पूरा पूरा प्रिंट आ जाता है, साइड भी आपकी मिस नहीं होती। तो दैट इज कॉल्ड एज रोल्ड इंप्रेशन। जो सिंपल करके छोड़ देते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज प्लेन और डैब इंप्रेशन। इसके अलावा होता है एक इलेक्ट्रोनोग्राफी। ग्रेन्स रेज होती है, इसके अंदर क्या करते हैं आप, स्किन सरफेस पे सबसे पहले आयरन या फिर लेड का स्प्रे करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं लॉन्ग वेव एक्सरे के साथ, और फिर उस लॉन्ग वेव का जो काउंटर एमिशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एक फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनोग्राफी, ग्रेन्स रेज के बेसिस पे। अब डेड बॉडी के अंदर आप कैसे करोगे, डेड बॉडी के अंदर क्या होती है, स्किन बड़ी क्रम्पल हो जाती है या फिर श्रिवल्ड हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करोगे, या तो उसको केओएच में सोक करके रख दोगे, केओएच में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी देर सोक करके रख दोगे डेड बॉडी की। अगर फिर भी नहीं होता तो आप क्या करोगे, इंजेक्शन लोगे, सिरिंज लोगे, उसके अंदर या तो ग्लिसरीन भरोगे या हॉट वाटर भरोगे या फॉर्मेलिन भरोगे और उसको हॉट पैराफिन भरोगे और फिर उसको इंजेक्ट कर दोगे फिंगर के अंदर। तो वो फिंगर स्वेल हो जाएगी और वो अपने नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, फिर आप उसकी फिंगरप्रिंट ले लो। फिर भी अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो आप स्किन हटा के और उसको प्रिजर्व करके भेज दो।
अगर एपिडर्मिस ही चली गई है जहां पे हम इंप्रेशन लेते हैं, तो आप क्या करोगे, 0.6 mm का सेक्शन लोगे डर्मल पार्ट का। ठीक है, इतनी डेप्थ का मिनिमम आप सेक्शन लोगे और आप उसको भेज दोगे हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को, कहाँ पे, फिंगरप्रिंट ब्यूरो में। यूजुअली अगर आपको कंफ्यूजन हो इसके बाद भी, तो उंगली काटो और भेज दो फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन उससे पहले उसमें कोई एविडेंसेस हो, जैसे नेल स्क्रैपिंग हो एसाइलेंट की, ठीक है, कोई डीएनए वगैरह निकालना हो नेल्स के नीचे से जो ऑफेंडर है उसका, तो वो सब आप पहले निकाल के रख लो, उसके बाद फिंगर काट के और उनको भेज दो। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट। हमने रिकॉर्डिंग देख ली, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट। पेटेंट विजिबल टाइप के फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, जैसे कि अगर किसी के खून से सने हुए हाथ है और उसने किसी की व्हाइट शर्ट के ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो उसके ऊपर जो आ जाएंगे दैट विल बी पेटेंट विजिबल। किसी ने ग्रीस में अगर हाथ लगा लिए, या फिर होली के दिन कलर के अंदर हाथ लगा लिए, और उसके बाद किसी व्हाइट सरफेस पे हाथ लगा दिया, दीवार पे हाथ लगा दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पेटेंट विजिबल फिंगरप्रिंट। इसके अलावा आता है प्लास्टिक प्रिंट, जैसे कि आपने बटर की स्लाइस ली, फ्रिज से आप निकाल रहे हैं और आपका हाथ टच हो गया उसकी ठंडे बटर की सरफेस पे, तो दैट विल बी प्लास्टिक प्रिंट। ठीक है, या फिर इंप्रेशन या इंडेंटेशन प्रिंट, या फिर पुट्टी होती है, च्युइंगम होती है, उन सबकी सरफेस पे अगर आपने उसको दबाया, तो उसके ऊपर जो आपके प्रिंट जाएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्लास्टिक प्रिंट, क्योंकि वो इंप्रेशन छोड़ देते हैं, अपना इंडेंटेशन छोड़ देते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके लेटेंट प्रिंट्स, जैसे कि अगर मैंने किसी रिवॉल्वर को पकड़ लिया, ठीक है, रिवॉल्वर को पकड़ लिया, किसी डंडे को पकड़ लिया, या फिर किसी वेपन को पकड़ लिया, इन दैट केस ऐसे ना तो उसके ऊपर इम्प्रिंट है, ना हमें वो ग्रॉस नेकेड आई से विजिबल है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उन फिंगरप्रिंट्स को हमको डेवलप करना पड़ेगा। तो इन दैट केस दे आर नोन एज लेटेंट प्रिंट्स। ठीक है, अब यही, जैसे कि ये जो ब्लड स्टेन से जो हो रहा है दैट इज आपका पेटेंट विजिबल विंग प्रिंट। इसके अलावा ये जो आपका हो रहा है, दीज आर ऑल्सो पेटेंट विजिबल प्रिंट्स। ये जो आपको दिख रहा है ये ऑब्लिक इल्यूमिनेशन है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब ये जो पूरा फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है, ये किस पे डिपेंडेंट है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल ऑफ लोकार्ट प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। ये क्या बोलते हैं, जब भी कोई दो मटेरियल कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच में मटेरियल का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कोई भी दो मटेरियल, जैसे कि मेरा हाथ और ये पेन, अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, तो मेरे हाथ से कुछ मटेरियल इस पेन पे गया है, और इस पेन से कुछ मटेरियल मेरे हाथ पे आया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। ये कहाँ कहाँ पे यूजफुल है, जैसे रेप केसेस के केसेस में हम देखते हैं कि रेप केसेस के केसेस में प्यूबिक हेयर्स हमको अपोजिट बॉडी पे मिल सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा सीमन मिल सकता है वेजाइना में, फिंगरप्रिंट्स के बारे में हम बात ही कर रहे हैं। तो ऑल दिस अप्लाइज टू फिजिकल एंड डिजिटल एविडेंसेस बोथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल एविडेंस पे ही होता है, आज के लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज अप्लाइज टू डिजिटल रेल्म्स ऑल्सो। कैसे, आपने पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में लगाई, तो कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई फाइल, या फिर कोई ना कोई चीज उसके अंदर हमें डिटेक्ट करवा देगी कि इसके अंदर कोई चीज या कोई हार्ड डिस्क हमने इंसर्ट की थी। या फिर आपने कोई फाइल यहाँ से वहाँ कॉपी की है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेरी या परमानेंट चेंजेस उसके अंदर मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ओरिजिनल फाइल सोर्स है या कॉपीड फाइल सोर्स। तो इन दैट केस फिजिकल और डिजिटल एविडेंसेस बोथ के केसेस में लोकार्ट्स प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज अप्लाई होता है। अब हमने फिंगरप्रिंट के बारे में देखा था, पेटेंट और प्लास्टिक, इन दोनों के बारे में तो हम अब बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिनको फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए थी, लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, जो हमने बोला था रिवॉल्वर के ऊपर या डंडे के ऊपर, उनकी फर्दर प्रोसेसिंग हम देख रहे हैं। अब वो किस चीज के ऊपर आते हैं, उसके बेसिस पे उसकी प्रोसेसिंग डिपेंडेंट होती है। जैसे कि नॉन पोरस सरफेस, जैसे कि ग्लास हो गया, ठीक है, अगर ग्लास के ऊपर फिंगरप्रिंट है और वो ऐसे विजिबल नहीं है, तो दोज आर कॉल्ड एज लेटेंट प्रिंट, और उनकी डेवलपमेंट ऐसे होगी। मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, नॉन पोरस है वो। इसके अलावा पोरस सर्फेसेस जैसे पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, उनके ऊपर अगर फिंगरप्रिंट आते तो उनकी प्रोसेसिंग अलग होती है। इसका पूरा प्रोसेस होता है। एक होता है आपके ऑब्लिक इल्यूमिनेशन टेस्ट, ये आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे ग्लास सरफेस है, उसको एक एंगल से देखते हैं और ऑब्लिक इल्यूमिनेशन करते हैं उसका, उससे हमें फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं। आप इस फोटो को देख सकते हैं। इसमें अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, तो आपके क्वेश्चन आया हुआ है आपके
वैक्यूम मेटल डिपोजिशन ये बेस्ट मेथड है नॉन पोरस सरफेस के लिए। डेस्पिरियोक्सामिन जो है वो बेस्ट और मोस्ट सेंसिटिव मेथड है पोरस सरफेसेस के लिए। इसके अलावा आपके क्वेश्चन आया हुआ है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पे। एक क्वेश्चन पे तो रूल आउट करने के लिए काम आया था और एक में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। इसके अलावा एक्वस AgNO3N2 डिटर्जेंट्स, ये जो फिजिकल डेवलपर है ये पोरस सरफेस में काम आता है और लेटेंट में काम आता है, ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा फर्दर पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज की है आपके तो ये है ये 2 पॉइंट्स। सोडान ब्लैक जो है वो सरफेस कंटेमिनेटेड बाय ग्रीस या फूड स्टफ, उनसे फिंगरप्रिंट्स को डेवलप कराने में काम आता है। रेडियो एक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड फैब्रिक और एडेसिव टेप्स के अंदर काम आती है। ये फर्दर आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते, ठीक है। इसके बाद हमें फिंगरप्रिंट मिल गए, एक तो हमें सरफेस से मिल गए, ग्लास सरफेस से मिल गए या फिर कहीं से भी मिल गए, और दूसरा हमें किसी पे शक है कि इस व्यक्ति ने ही क्राइम किया है, तो उनको मैच करना पड़ेगा। तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्म है जिसमें हमें ऑब्जर्व्ड फिंगरप्रिंट्स हैं हर उंगली के, हर उंगली के ऑब्जर्व फिंगरप्रिंट्स जो हमें क्राइम सीन से मिले हैं। और इसके अलावा एक वो व्यक्ति है जिसके ऊपर हमें शक है, उसके हमने फिंगरप्रिंट ले लिए, और इन दोनों की मैचिंग के बेसिस पे, इन दोनों की मैचिंग के बेसिस इसी फॉर्म पे सब कुछ फिलअप होता है, नाम होता है, सिग्नेचर होता है कंफर्मिंग अथॉरिटी का, और उन दोनों को मैच करके कंफर्म किया जाता है कि ये उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट है या नहीं। इसमें क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, ACEV, ACEV। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं जो फिंगरप्रिंट हमें मिले हैं, उसके बाद कंपैरिजन करते हैं विद द नोन फिंगरप्रिंट इन डाउट, जिसका हमको डाउट है, और फिर इवैल्यूएशन करते हैं कंपैरिजन का। कौन से बेसिस पे, वो जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताए थे करीबन 34 पॉइंट्स थे, उनके बेसिस पे मैचिंग करते हैं। पर माइन्यूशिया एनालिसिस जो होता है वो 12 पॉइंट पे सफिशिएंट होता है। मतलब अगर कोई 12 पॉइंट मिल गए तो उतना काफी होता है किसी को पॉजिटिवली मैच करने के लिए। अब देखो अलग अलग सिस्टम है अलग अलग कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज में पूरी 10 की 10 फिंगर्स के फिंगरप्रिंट मैच होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ 8 को ही यूज किया जाता है, थंब को यूज किया जाता है, और ये 4 फिंगर को, लिटिल फिंगर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जब आपने इनका एनालिसिस कर लिया तो आप 3 कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। एक तो इनसफिशिएंट सैंपल, हो सकता है आपको सैंपल्स ही सफिशिएंट ना मिले, इसके जो अपना डाउट में है व्यक्ति उसके तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो सरफेस से क्राइम सीन से मिले वो सफिशिएंट ना हो। या फिर हो सकता है एक्सक्लूड है कि भैया ये व्यक्ति है या नहीं ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन नेगेटिव जरूर बताया जा सकता कि ये व्यक्ति नहीं है, क्योंकि 2-4 पॉइंट आपने कंपैरिजन किए, उसका पैटर्न लूप है, इसका पैटर्न ही जो है रोल है, तो उस केसेस में आपने बिल्कुल पॉजिटिवली एक्सक्लूड कर दिया। अब उसको मैच कराने में अगर लूप से लूप है तो फिर उसके बाद आप 34 पॉइंट पे पहुंचोगे, और मिनिमम 12 पॉइंट पे तो आपको कंफर्मेशन देना ही पड़ेगा। इसके बाद आते हैं हम पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन पे, दिस इज कंसिडर्ड डिफिकल्ट। अब इसके अलावा आपका एक डिजिटल, ये तो मैनुअल मेथड हो गया, आपका एक डिजिटल मेथड भी होता है। फाइंडर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी, मैंने बताया आपको, आपकी 6 फिंगर्स और 2 थंब ये यूज किए जाते हैं, लिटिल फिंगर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये आपका ऑल इंडिया का क्वेश्चन। इसके बाद आता है OFTIR, ऑप्टिकल फ्रस्ट्रेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आपने देखा होगा जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस है उनके अंदर जो लाइट्स वगैरह यूज होती है वो इस प्रिंसिपल का काम करती है, इस प्रिंसिपल का यूज करती है, और उसके बेसिस पे आपके फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कुछ अलग टाइप की स्टडीज हैं जो आपके हर पार्ट से आपके क्वेश्चन या तो आया हुआ है या आने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि सबसे पहले हम लेके चलते हैं पोरोस्कोपी। हमने फिंगरप्रिंट देखी, फिंगरप्रिंट के अंदर क्या था, ये स्किन थी, स्किन के अंदर डर्मल रिजेस बन रही थी। अब उन डर्मल रिजेस को अगर आप ट्रैक करो तो पर मिलीमीटर में 9 से 18 पोर्स होते हैं, किसके, स्वेट ग्लैंड के या फिर सब एपिडर्मल स्वेट ग्लैंड के, जो उन डर्मल रिजेस पे प्रेजेंट होती है। इनकी ये जो है ना 9 to 18 पोर्स पर mm, और ईच स्क्वायर सेंटीमीटर में 550 to 950, इन पे भी क्वेश्चंस आए हुए।
तो जब फिंगरप्रिंटिंग से उनका पेट भर जाता है तो उनके क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं पोरोस्कोपी से, और अभी रिसेंटली वो पहुंच गए हैं चीलोस्कोपी तक। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पूरी वोलार सरफेस पे फ्रिक्शन रिजेस की स्टडी करें सिर्फ पाम एंड सोल्स को छोड़ के, मतलब पाम एंड सोल्स को भी इंक्लूड करते हुए, तो दैट विल कॉल्ड एज रिजियोलॉजी। अगर सिर्फ पाम एंड सोल्स पे करते हैं तो दैट इज डेक्टाइलोग्राफी, एंड पूरी वोलार सरफेस पे अगर हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज रिजियोलॉजी। और अगर हम उसकी साइड एजेस की स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एजियोस्कोपी। स्टडी ऑफ फुटप्रिंट आपका फोटोग्राफी। इसके बाद आता है आपका स्टडी ऑफ लिप प्रिंट। जैसे किसी ग्लास के ऊपर लिपस्टिक के अगर स्टेन रह गए तो उनको यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। और इसको जो डेवलप किया था सुजुकी एंड सुचिहाशी, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। इसमें 6 टाइप थे। बोलते हैं 5 क्लासिफिकेशन है, लेकिन 1 और 1 डैश दो अलग टाइप के फिर फर्दर डेवलप हो गए। तो आज की तारीख में क्या हम बोलते हैं, टोटल 6 टाइप के लिप प्रिंट्स है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है रेटाइनल स्कैनिंग और आइरिस स्कैनिंग। रेटाइनल स्कैनिंग जो है वो पहले डेवलप हुआ था, आइरिस स्कैनिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट है। रेटाइनल स्कैनिंग के अंदर क्या करते हैं कि इंसान को लिटाते हैं, उसके बाद उसकी आंख में डालते हैं मिड्रेटिक, ताकि बिल्कुल एक्सपोजर मिले रेटाइना तक। उसके बाद में उसको एक्सपोज करते हैं इंफ्रारेड रेस से, उस एक्सपोजर को फिर मॉनिटर करते हैं और रेटाइनल वेसल्स के पैटर्न को मॉनिटर करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके बेसिस पे हम बोलते हैं रेटाइनल स्कैनिंग। तो एक तो सब्जेक्ट को बड़ी दिक्कत होती है, दूसरे जो इसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और बल्कि होते हैं, प्रोसेस भी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आइरिस स्कैनिंग कंपेरेटिवली क्या यूज करता है, आपके ना तो कोई मेट्रेटिक यूज होता है, ना इतने कॉस्टली इक्विपमेंट यूज होते हैं, ना इतने बल्कि इक्विपमेंट यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, सीधे आइरिस के वस्कुलेचर और उसके बाकी फीचर्स के पैटर्न को स्टडी करके आप किसी का पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है फेशियल रिकॉग्निशन, जो अपने बायोमेट्रिक में यूज होता है। वॉइस रिकॉग्निशन ये 3 तरीके से किया जाता है, टेक्स्ट डिपेंडेंट, टेक्स्ट इंडिपेंडेंट और टेक्स्ट प्रॉम्प्टेड। एज द नेम सजेस्ट, अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद आता है पैलेटोस्कोपी। इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी लास्ट ईयर 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो हर किसी ना किसी एग्जाम में, इनी सेट में या फिर नीट पीजी में एक ना एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। इसमें क्या होता है, रगेज होते हैं, आपका जो पैलेट होता है, तालू। ठीक है। पैलेट के एंटीरियर 1/3 पे अगर आप अभी टंग को फील करके देखो, एंटीरियर 1/3 पे कुछ रिजेस हैं। उन रिजेस के पैटर्न को स्टडी करके और उनको मॉनिटर करके हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब इस फिगर में हमने बता रखा है कि ये जैसे ये टीथ है और इसके अंदर ये जो पैटर्न दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज आर रिजेस। जैसे ये टीथ है और इसके अंदर ये रिज का पैटर्न है। ये पैटर्न स्पेसिफिक होते हैं एक इंडिविजुअल के लिए, हमने बोला था। ठीक है। और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, एंटीरियर थर्ड ऑफ द पैलेट्स। कहां से स्टडी की जाती है इसकी, एंटीरियर थर्ड ऑफ द पैलेट्स। एंटीरियर थर्ड, मिडिल थर्ड, पोस्टीरियर 1/3। तो ये आपका प्रीपीजी का पार्ट हो गया। इसके बाद आता है आपका एमिलोग्लाइफिक्स, इनेमल, उसके अंदर इनेमल रोड्स, उनकी स्टडी एमिलोग्लाइफिक। फ्रंटस साइनस प्रिंट। ठीक है। ऑक्सीपिटोमेंटल प्लेन इसमें लेते हैं, क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन इस पूरे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 15 ईयर्स ऑफ एज के बाद में इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद वस्कुलर ग्रूव्स एंड सूचरल पैटर्न। आपका जो स्कल होता है उसका एक्सरे लिया जाता है और मिडिल मेनिंजियल वेसल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके वस्कुलर ग्रूव्स को देखा जाता है और सेजाइटल और लैम्डोइड सूचर्स के पैटर्न को देखा जाता है। इसके बेसिस पे भी आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके बाद ईयर प्रिंट, आपके हेलिक्स की शेप, एंटी हेलिक्स की शेप, उसकी कंसिस्टेंसी। नोज प्रिंट, नोज पे एक लगा के एक प्रिंट ले लो, दैट इज नोज प्रिंट। इसके अलावा नील प्रिंट, ये थोड़ा डिटेल्ड है। इसके अलावा बोलते हैं ईवी मेथड, ईसीजी एंड वेक्टर कार्डियोग्राम, इन दोनों को कंबाइन करके भी एक मेथड होता है आइडेंटिफिकेशन का।
इसके अलावा बैरियम मील प्रिंट ऑफ द स्टोमक, बैरियम दे देते हैं और वो पूरा स्टमक का प्रिंट लेके आता है, उससे भी हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका थ्योरी, वाइवा और ऑल इंडिया के बेसिस पे या फिर नीट पीजी के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में सुपर इम्पोजिशन, अब हमने एज, सेक्स, रेस, स्टेचर और काफी सारा पार्ट पढ़ लिया। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या है? एक तो इम्पोजिशन हो गया और एक सुपर इम्पोजिशन हो गया। इम्पोजिशन किस चीज का हुआ? एक अनआइडेंटिफाइड स्कल का, उसको हमने एक ट्राइपॉड पे, एक स्टैंड पे रख दिया, उसका फोटो ले लिया, उस फोटो के ऊपर हमने सुपर इम्पोज किया एक सस्पेक्ट के फोटो को। तो इम्पोजिशन अननोन स्कल और सुपर इम्पोजिशन हमारे सस्पेक्ट का फोटो। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये फोटो ले लिया, ये ट्राइपॉड पे रख के, स्टैंड पे रख के इसका फोटो ले लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये फोटोग्राफ जो है इसको इसके ऊपर उठाएंगे और पिंच एंड जूम करेंगे जब तक कि ये बोनी लैंडमार्क जो है ये मैच नहीं हो जाते। ठीक है, ऑर्बिट के सेंटर से ऑर्बिट का सेंटर, ठीक है, नेजियन से नेजियन, और लोअर एल्विलर मार्जिन से लोअर एल्विलर मार्जिन। इसका भी सेम ही है फिंगरप्रिंटिंग की तरह। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज वेरी डिफिकल्ट बट रूल आउट करने में इजी हो जाता है। जैसे आपने ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैच किया, ये वाला पॉइंट जो है ये आउट ऑफ अलाइनमेंट हो गया, ये तो सेंटर में आ रहा है और ये चला गया यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा? पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, रूल आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। इसमें फेशियल रिकंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं, और ये इन दोनों का अगर मैं बोलूं, सेम इमेज तो नहीं है, पर इसमें क्या हो रहा है, एक फेस है, फेस के ऊपर स्कल, स्कल के ऊपर एक फेस को सुपर इम्पोज किया गया, तो ये पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन है, जो कि डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, शीना बोरा मर्डर केस, इसको आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो। इसमें क्या हुआ था, इसकी मदर थी, इसने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए इसकी मतलब इसका मर्डर कर दिया था। फिर बाद में क्या हुआ, इसका स्कल मिला, इन्होंने डिफेंस लिया कि भाई वो तो डेड ही नहीं है, वो तो कहीं गई हुई है, वो तो लापता है। लेकिन बाद में विद द हेल्प ऑफ सुपर इम्पोजिशन टेक्निक इसका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ये शीना बोहरा ही है। फिर उसके बाद उसकी मदर के ऊपर उसकी डेथ का मतलब उसके मर्डर का चार्जेस लगे और केस चला। इसको आप नेट पे पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। अब मैं आपको पूरे जो है यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ एक छोटा सा। आइडेंटिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था, हमने एज, रेस, सेक्स, स्टेचर, ऐसे करके कई सारे क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ा। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने ऑल इंडिया के हिसाब से क्वेश्चंस पढ़े, बट नाउ यू हैव टू लर्न कि इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे होता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए आपको एज के अंदर क्या क्या पढ़ना है, एक तो डेंटिशन से होने वाले, डेंटिशन का इरप्शन एंड कैल्सिफिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पार्ट। इसके बाद ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद रेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको स्कल के बेसिस पे रेस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। सेफेलिक इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके अंदर। सेक्स के अंदर मेल वर्सेस फीमेल, आपके प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, आपको स्कल रख देते हैं और अब आपके होते हैं ऑस्पी, ऑब्जेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। उसके अंदर आपको दे दिया जाएगा, एक पूरी ट्रे दे दी जाएगी, उसके अंदर आपको एक स्कल दे देंगे, एक पेल्विस दे देंगे, एक मैंडिबल दे देंगे, एक लॉन्ग बोन दे देंगे, और इस तरीके से उनका या तो बोल सकते हैं इनकी एज आइडेंटिफाई करो, या बोल देंगे आपसे इनका सेक्स आइडेंटिफाई करो। उस केस में आपको जो टेबल्स आपकी बुक्स में दी गई हैं मेल वर्सेस फीमेल स्केलेटन की, इसके अंदर आपका सीक्वेंस क्या बताया था मैंने, पीएसएम, वेरी फेवरेट सब्जेक्ट, पेल्विस, स्कल, मैंडिबल, वर्टेब्रा, फीमस, स्कैपुला।
इसके बेसिस पे आपको फीचर्स देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। स्टेचर में आपका एंथ्रोपोमेट्रिक सेट होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर, उसको आपको यूज करना आना चाहिए और उसके नाम आने चाहिए, स्पेशली हेपबर्न्स ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड का। इसके बाद आपके डेक्टाइलोग्राफी में, डेक्टाइलोग्राफी आपके वाइवा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आपको पैटर्न्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, पैटर्न्स दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लूप है, आर्क है, रोल है या कंपोजिट है। या फिर मे बी एक केस जहां आपको वो पूरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया था वो फॉर्म दे देंगे, उसके अंदर आपको वो तीनों रिजल्ट देने हैं, या तो इनसफिशिएंट सैंपल देना पड़ेगा, या पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, या रूल्ड आउट। ये आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं इस पूरे आइडेंटिफिकेशन चैप्टर के अंदर। इसके अलावा एक बोन हो गई, बंडल ऑफ बोन्स। बंडल ऑफ बोन्स का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंडल ऑफ बोन्स के एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, पूरे स्टेप होते हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं बट एक आइडिया दे रहा हूं। जैसे आपके पास में उन्होंने एक तरीके से बोन दे दी, एक स्कल दे देंगे आपको। ठीक है, अब उससे बोलेंगे इसका एग्जामिनेशन करो, ये आप इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करो, ये आपको एक जगह पे गड़ी हुई मिली है, अब इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करो। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि बोन है कि नहीं है, यस और नो। अगर है तो ह्यूमन है कि नहीं है। उसके बाद में सेम इंडिविजुअल की है कि डिफरेंट की है। उसके बाद में मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद में वही आपका एज, सेक्स, रेस, स्टेचर, और फाइनली टाइम सिंस डेथ और कॉज ऑफ डेथ। इस चीज में हम आते हैं एक चीज पे, कॉज ऑफ डेथ में, कि जब आपको ऐसा बंडल ऑफ बोन दिया हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इन केस ऑफ एडवांस डिकम्पोजिशन, जब हम डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उसकी लास्ट स्टेज ही जो क्या होती है, स्केलेटनाइजेशन, मतलब कि स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई बॉडी। तो इन दैट केस आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि इन केस ऑफ एडवांस डिकम्पोजिशन नो ओपिनियन कैन बी गिवन अबाउट कॉज ऑफ डेथ एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्चर्स, फायर आर्म एंड पॉइजनिंग। मतलब आप अगर आपके पास में ये बोन ही दे दी है बस, तो आप एक तो फ्रैक्चर बता सकते हो कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड, फायर आर्म, कहीं कोई बुलेट इंपैक्टेड आपको मिल जाए, या कोई गटर शेप इंजरी मिल जाए आपको। ठीक है, या फिर पॉइजनिंग। स्कल या बोन के एग्जामिनेशन से, और इनके अंदर जैसे हेवी मेटल के अंदर हम बोलते हैं बोन्स, बोन्स वगैरह में लास्ट टाइम तक डिटेक्ट हो जाते हैं हेवी मेटल्स। तो इनके केसेस में ही आप सिर्फ ओपिनियन दे सकते हो। तो इन केसेस ऑफ एडवांस डिकम्पोजिशन नो ओपिनियन कैन बी गिवन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्चर, फायर आर्म एंड पॉइजनिंग। टाइम सिंस डेथ का अलग ही क्राइटेरिया है, ऑफेंसिव स्मेल है या क्या है, बट आपको जो बोन्स दी गई है प्रैक्टिकल में वो बिल्कुल क्लियर होती हैं, वो ट्रीटेड होती है केमिकल से। तो आप उसमें बोल सकते हैं मोर देन, इजीली मोर देन 1 ईयर इनका टाइम सिंस डेथ। एज, सेक्स, रेस, स्टेचर वगैरह ये निकालना हमने आपको बता दिया। स्टेचर निकालने के लिए आप वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज कर सकते हो। जैसे फीमर के अंदर था, फीमर जो थी वो 27% थी, टीबिया 22% थी, ह्यूमरस 20% थी। आप उससे उसका स्टेचर निकाल सकते हो, उसकी लेंथ निकाल सकते हो, फिर उसके बाद उसमें 2.5 से 4 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू का ऐड करोगे और आपकी पूरी लेंथ आ जाएगी। मेल फीमेल आपको टेबल्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल की हम कैसे देखते हैं, अगर दो राइट साइड की ह्यूमरस हो गई तो इसका मतलब बंडल ऑफ बोन्स में दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की बोन है। ठीक है, ह्यूमन की उसकी ग्रॉस एनाटमी या कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको समझ में आएगा। और बोन है या नहीं, ये आप यस लिख दो, इसमें कोई आपसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल लैब में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा स्पॉटिंग होती है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द आइडेंटिफिकेशन पार्ट।
नेक्स्ट वील मीट इन विद अ डिफरेंट टॉपिक. चलिए, थैंक यू.